नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर एक कहानी है जो एक बुद्धिमान लड़की की है। इस पूरी कहानी को आप सुनेंगे, आपको आनंद तो आएगा ही आएगा, साथ में एक सीख यह भी मिलेगी कि बुद्धिमान लोग समस्याओं को अपना मित्र मानते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग समस्याओं से कभी घबराते नहीं हैं। यही कारण है कि बुद्धिमानों के करीब समस्याएं कभी आती भी नहीं हैं। इस वीडियो में एक बुद्धिमान लड़की ने अपनी बुद्धि से एक राजा को ही नहीं बल्कि उसके पूरे राज्य के सभी लोगों को चकित कर दिया। यह कैसे हुआ, इसको जानने के लिए यह कहानी सुनिए। कहानी में एक समय किसी नगर में एक मछुआरिन मोहल्ले में जा करके मछली बेचा करती थी। एक दिन वह राजा के महल के पास से गुजरते हुए मछली बेचने के लिए हाँक मारती हुई जा रही थी और कहती जा रही थी जोर जोर से, मछली ले लो, मछली बिल्कुल ताज़ी मछली, ये मछली आज ही की पकड़ी हुई है, मछली ले लो मछली। उसकी पुकार सुन करके महल में से रानी ने दरवाज़ा खोल करके उसे पास बुलाया और बोली, मैं मछली खरीदना चाहती हूँ, मुझे दिखाओ तुम्हारे पास कौन कौन सी मछली है। मछुआरिन ने जैसे ही टोकरी नीचे उतारी, एक बड़ी सी मछली उसके अंदर कुछ हलचल हुई, वह उछल पड़ी और टोकरी से बाहर गिर गई। रानी समझ गई कि मछली बिल्कुल ताज़ा है, इसलिए रानी ने मछुआरिन से पूछा, यह मछली नर है या मादा है। रानी की बात सुनकर के मछली जोर जोर से हो करके हंसने लगी। जब रानी ने देखा कि रानी की बात सुनकर के मछली हो करके जोर जोर से हंसने लगी, तो रानी मछुआरिन के सामने झेप गई। लेकिन तभी मछुआरिन बोली, रानी माँ, यह नर मछली है, इसको बनाओगी तो इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। रानी बोली, तब तो मैं इस मछली को नहीं खरीदूंगी। क्योंकि रानी झेपी हुई थी, उसने बहाना बनाया कि राजा को छोड़ करके कोई भी नर मेरे महल में प्रवेश नहीं कर सकता है, मैं तो केवल जो मादा मछली है वही खरीदना चाहती हूँ। रानी का यह कहना था कि मछली की टोकरी के अंदर से फिर से वही मछली हो करके जोर जोर से हंसने लगी। यह हो कर की हंसी ऐसी लग रही थी जैसे मछली जो है रानी की हंसी उड़ा रही हो। मछली की हंसी से रानी को गुस्सा आ गया और रानी ने बिना मछली खरीदे ही मछुआरिन को वहाँ से भगा करके दरवाज़ा बंद कर दिया। मछुआरिन मछली की टोकरी लेकर के अपने रास्ते चली गई। रानी गुस्से से कांपते कांपते अपने कमरे में आई और दिन भर जो मछली थी उसके हंसने के ऊपर गुस्सा होती रही, उसके दिमाग से ये बात उतरी नहीं। शाम हुई। रात के समय जब राजा रानी के पास आए तो राजा के आने पर रानी ने अन्य दिनों की तरह राजा का स्वागत हंस करके नहीं किया, केवल मुंह फुला करके सर नीचे करके बैठी रही। राजा समझ गए कि जरूर कोई बात है, तभी रानी इतने गुस्से के अंदर है, इसलिए वह मेरी तरफ ताक भी नहीं रही है। राजा ऐसे सोचने लगे। फिर राजा ने पूछा, बात क्या है, क्या तुम अस्वस्थ हो या मुझसे कोई गलती हो गई है या तुमने कोई काम कहा था जो मुझे याद नहीं है। रानी गुस्से में बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज मैंने मछली खरीदने के लिए मछुआरिन को पास बुलाया था, उसने मछली दिखाई। मैंने मछुआरिन से केवल इतना पूछा कि ये जो मछली है वह नर है या मादा। इस पर मछली मेरी हंसी उड़ाने लगी और मेरा मजाक बनाने लगी, जैसे कि मैं पहली बार मछली देख रही हूँ। मैं केवल इतना जानना चाहती हूँ कि वह मछली मेरे ऊपर क्यों हंसी। इसका कारण मुझे नहीं बताया गया तो मैं जहर पी करके मर जाऊंगी। राजा ने हंसकर कहा, मछली हंसने लगी, यह तो असंभव सी बात है, निश्चय रूप से तुमने कोई स्वप्न देखा होगा। परेशान मत हो, भूल जाओ, तुम रानी हो और रानी को सपने में दिखाई देने वाली छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। राजा के ऐसा कहने से रानी का गुस्सा और बढ़ गया। फिर रानी बोली, क्या मैं इतनी बुद्धू हूँ जो मैं अपनी आँखों से जो देखती हूँ उस पर भी विश्वास न करूँ। मैंने अपनी आँखों से मछली को देखा, अपने कानों से उसको हंसते हुए सुना। आपको तो यही लगता है कि केवल आप ही समझदार हैं और मेरे में तो कोई अकल है नहीं। इस प्रकार से रानी राजा से बहस करने लगी। रानी की जिद को सुनकर के राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, यह तो बहुत विचित्र बात सुन रहा हूँ, ठीक है, मैं पता करवाता हूँ मछली क्यों हंसी, इसका कारण तुम शीघ्र जान जाओगी। दूसरे दिन दरबार में आकर के राजा ने मंत्री को सारी बात बताई। फिर बोले, मंत्री जी, मछली क्यों हंसी इसका जवाब मुझे चाहिए। मैं आपको 6 माह का समय दे रहा हूँ, इसका जो कारण न बता पाओगे तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। अब मंत्री के सिर पर मानो आसमान फट पड़ा। राजा का हुक्म तो मानना ही होगा। उसने कहा, जो आज्ञा महाराज, आज ही घर जाकर मैं पोथी पत्री लेकर बैठूंगा और 6 माह में आपको बता दूंगा कि मछली क्यों हंसी थी।
कहने को तो मंत्री ने कह दिया, लेकिन आकाश पाताल एक करके भी उन्हें उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। मंत्री जी ने अनेक ग्रंथों पोथियों को देखा, अनेक स्थानों में वे गए, अनेक लोगों से पूछा, ज्ञानियों से मिले, विद्वानों से मिले, जादूगरों से मिले, तंत्र विद्या जानने वालों से मिले, सभी से पूछा, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि मछली क्यों हंसी। इस रहस्य की व्याख्या कोई भी नहीं कर पाया। सोच सोच करके मंत्री जी की नींद उड़ गई, भूख खत्म हो गई, शरीर कंकाल जैसा हो गया। बाद में तो मंत्री जी के दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया। देखते देखते 5 महीने गुजर गए। मंत्री जी समझ गए कि अब उनकी जिंदगी 1 महीने की ही बची है। इसके बाद तो 6ठे महीने तक तो इसका कोई उत्तर मिलना नहीं है, तो राजा मेरी गर्दन काट देगा। वे राजा को अच्छी तरह से जानते थे कि राजा जो बोलते हैं वही करते हैं। तो मंत्री ने खुद को मृत्यु के करीब मान लिया और अपने को तैयार कर लिया और फिर अपनी सारी संपत्ति बेटे के नाम लिख दी। मंत्री इस बात को समझ रहे थे कि उसको मृत्युदंड के बाद में राजा का क्रोध कम नहीं होने वाला, फिर वह उसके पुत्र को भी राजा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एक दिन मंत्री ने अपने पुत्र को बुला करके कहा, तुम एक काम करो, देश भ्रमण के लिए निकल जाओ। जब तक राजा का क्रोध शांत न हो जाए तब तक तुम इस राज्य से बाहर ही रहना। मंत्री का बेटा भी बहुत बुद्धिमान था, देखने में भी वह अत्यंत सुंदर था। पिता की बातों का अर्थ समझ करके वह पैदल ही घर से निकल पड़ा और चलते चलते एक गांव में पहुंचा। रास्ते में एक वृद्ध किसान से उसकी भेंट हुई। किसान कहीं दूर से अपने घर को लौट रहा था। मंत्री का बेटा भी किसान के साथ हो लिया। उसने सोचा अच्छा हुआ एक संगी साथी मिल गया। दोनों एक ही रास्ते पर जा रहे थे। रास्ता लंबा था, बातचीत करते हुए रास्ता कट जाएगा। दोनों एक गेहूं के खेत के पास से गुजरे। बातों ही बातों में मंत्री के बेटे ने किसान से कहा, बीच बीच में हम लोग यदि एक दूसरे को ढोएं तो अच्छा होगा। यह ढोएं मतलब उठाएं। यह सुनकर के किसान ने सोचा ये लड़का मूर्ख है क्या, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। फसल काटने का समय हो गया था। गेहूं के खेत सोने की तरह झिलमिला रहे थे। उधर दिखा करके मंत्री के बेटे ने किसान से पूछा, क्या वह सब खाया जा सकता है? वृद्ध किसान समझ नहीं सका क्या उत्तर दे। किसान बोला, मैं ठीक से नहीं जानता हूँ। इसी तरह चलते चलते वे एक दूसरे गांव में पहुंचे। गांव बहुत बड़ा था। मंत्री के बेटे ने किसान को एक छुरी दे करके कहा, लो मित्र, इसे अपने साथ ले आओ, लेके चले जाओ और 2 घोड़े लेकर के आ जाओ। ये छुरी बहुत कीमती है, गलती से कहीं फेंक मत देना। मंत्री की बेटे की बात सुनकर के वृद्ध किसान कभी तो मज़ा आता था, कभी गुस्सा आता था, लेकिन वह कुछ कहता नहीं था। उसने छुरी को उसकी ओर ढेल कर बढ़ाते हुए कहा, अच्छे मित्र से पाला पड़ा है, या तो यह पागल है या अनजान होने का भान कर रहा है। मंत्री के बेटे ने किसान की बात सुनकर के भी ऐसा कर दिया कि उसने किसान की बात सुनी ही नहीं है, कुछ कहा नहीं और चुपचाप ये लोग चलते रहे। चलते चलते सामने एक नदी मिली। दोनों को आगे जाने के लिए नदी को पार करना ही था। किसान ने अपनी कमीज और जूते खोल करके उतार दिया और नदी के अंदर जाने लगा। मंत्री के बेटे ने वैसा नहीं किया, वह जूते पहन करके ही नदी को पार करने लगा। किसान ने सोचा ऐसा मूर्ख आदमी कभी नहीं देखा। यह तो कथनी से और करनी से दोनों तरह से मूर्ख लग रहा है। लेकिन किसान यह भी जान चुका था कि यह बातचीत में ये युवक जो है बहुत विनम्र है। उसने सोचा इसे अगर अपने घर ले जाऊं तो इसकी जो उल्टी सीधी बातें हैं ये सुनकर के मेरी पत्नी और मेरी बेटी का बहुत मनोरंजन होगा, वे लोग बहुत खुश होंगी। यह बात सोच करके किसान के मन ने उस मंत्री के पुत्र से कहा, निकट ही मेरा घर है, चलो आज की रात मेरे यहाँ बिता लो, उसके बाद में कल सुबह वापस जाना। मंत्री के बेटे ने कहा, आपकी आंतरिकता देखकर बहुत खुशी हुई। क्या आपके घर के दरवाजे और कुंडी मजबूत हैं? ऐसी बेतुकी बात सुनकर के किसान फिर कुछ बड़बड़ाया और मन ही मन हंसते हुए कहा, यह मेरा घर है, मुझे पता है कितना मजबूत है, तुम घबराओ मत, तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं भीतर जा कर के अपनी पत्नी और बेटी को आने की खबर दे करके वापस आता हूँ। वृद्ध किसान ने अपने घर के अंदर आकर के अपने परिवार लोगों से कहा, रास्ते में मुझे एक बहुत ही मज़ेदार साथी मिला है। लड़का वैसे तो विनम्र है, सुंदर है, जवान है, लेकिन उसका दिमाग ठिकाने नहीं है। बड़ी ही उल जुलूल बातें करता है, लेकिन कुछ गंदा नहीं कहता। फिर भी उसकी बातें सुनकर के हंसी आती है। वह लड़का बहुत दूर तक मेरे साथ आया है। युवक भद्र परिवार का, अच्छे परिवार का भी लगता है, तब फिर भी ऐसा मूर्ख है कि मैं क्या बताऊं। उसके बेसिर पैर की बात कुछ भी समझ में नहीं आती। हमारे घर में रुकने के लिए बोला तो बोलता है कि घर के दरवाजे और कुंडी तो मजबूत हैं क्या। अब बताओ, इन सब बातों का कोई मतलब होता है?
इसके बाद किसान ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैंने उसे एक रात हमारे घर में रुकने को कहा है, क्या मैं उसे अंदर ले आऊं? जब किसान अपनी पत्नी को ये बातें बता रहा था तो वहाँ किसान की बेटी भी खड़ी थी। वह उस किसान की एकमात्र बेटी थी और बहुत बुद्धिमती थी। पिता की बात सुनकर वह बोली, पिताजी वह मूर्ख नहीं है, बहुत बुद्धिमान है, वह संकेत में अपनी बातें कहता है। किसान ने कहा, अच्छा, मैं तो उसे मूर्ख समझता था। बेटी ने कहा, दरवाजे और कुंडी मजबूत हैं कि नहीं, यह पूछ कर के वह जानना चाहता था हम लोग उसका आतिथ्य सत्कार कर भी पाएंगे कि नहीं, हमारी क्या आर्थिक स्थिति अच्छी है भी कि नहीं। किसान अब भी नहीं समझा। वह कहता है, क्यों नहीं कर पाऊंगा, हमारे घर में किस चीज़ का अभाव है। देख रहा हूँ कि उस लड़के की बातचीत में विचित्र रहस्य है। रास्ते में चलते चलते वह मुझसे कह रहा था, क्यों न हम एक दूसरे को ढोएं, इससे थकावट कम होगी। अब किसान की कन्या ने कहा, दरअसल वह कहना चाह रहा था कि हम एक दूसरे को कहानी सुनाएं तो समय अच्छी तरह कट जाएगा। अब किसान आश्चर्यचकित होकर के बोला, अच्छा ऐसी बात थी। जब हम एक खेत के जो गेहूं का जो खेत था उसके पास से गुजर रहे थे तो वो मेरे से पूछता है, क्या यह खाया जा सकता है? अब बताओ, गेहूं खाएगा नहीं तो कोई क्या करेगा? किसान की बेटी बोली, पिताजी इतनी सरल बात भी आप नहीं समझे। वह जानना चाहता था कि खेत का मालिक ने कहीं ऋण तो नहीं लिया है। अगर खेत का मालिक ऋणग्रस्त है तो ये गेहूं को समझ ले कि महाजन ने खा लिया है और वह गेहूं जाएगा ऋणदाता महाजन के घर और किसान को मिलेगा केवल ठेंगा। किसान ने सिर हिला करके कहा, हाँ हाँ, यही बात होगी। तब एक बात और सुनो, हम दोनों एक गांव में घुसे। तब उसने मुझे एक छोटी छुरी दे करके कहा कि जाओ जाकर के दो घोड़े ले आओ, लेकिन छुरी वापस लाना न भूलना। अब इसका क्या मतलब हुआ बेटी, तुम बताओ। किसान की बेटी ने कहा, पथ पर चलने पर जैसे घोड़े की जरूरत पड़ती है, वैसे ही जब कोई पैदल चलते हैं तो लाठी की भी जरूरत पड़ती है। उसका कहने का मतलब था कि दो मोटी मोटी लाठी काट कर ले आओ और छुरी लाना मत भूलना, मतलब कि छुरी की जरूरत बाद में पड़ सकती है। अब किसान ने सहमति से सिर हिलाया। उधर मंत्री का बेटा दरवाजे के बाहर खड़ा खड़ा बाप और बेटी की बातचीत सुन रहा था। वह समझ गया कि किसान की बेटी अत्यंत बुद्धिमती है। तब वह स्वयं ही घर के अंदर चला आया और फिर उसने किसान के परिवार को अपना वास्तविक परिचय दिया और घर छोड़ने की सारी बातें उसने बताईं। अब मछली के हंसने का कारण जब किसान के परिवार को मंत्री के बेटे के मुंह से पता चला कि यह इस कारण को जानने निकला है, तो किसान की बेटी बोली, मछली रानी की मूर्खता पर हंसी थी। मछली को कोई व्यक्ति जीवित तो खाता नहीं है, उसे काटकर अच्छी तरह धोकर आग में पकाकर खाया जाता है। जब मछली को काटा जाता है तो उस समय नर और मादा का भेद मिट जाता है। पकाने के बाद तो रहा सहा भेद भी खत्म हो जाता है। रानी की इस बुद्धिहीनता पर मछली जो थी वह हंसी थी। मछली सोच रही थी कि रानी को तो मुझे काट कर पका कर खाना है, रानी को मेरे नर या मादा होने से क्या मतलब। अब यह सुनकर के मंत्री का बेटा बहुत खुश हुआ। किसान से आज्ञा पाकर के वह तुरंत अपने राज्य में पहुंचा और अपने पिता को सारी बात बताई। मंत्री ने राजा को सारी ये बात बताई। उत्तर सुनकर के राजा संतुष्ट हुए। फिर उन्होंने मंत्री के मृत्युदंड को खत्म कर दिया और रानी को भी अपनी बुद्धिहीनता का प्रमाण मिल गया। फिर किसान की बेटी की वाहवाही सब करने लगे। तो इस प्रकार से यह कथा जो आपके सामने कहानी बहुत लोक कथा है। वैसे ये कश्मीर के अंदर भी इस लोक कथा को कहा जाता है और तमिलनाडु में भी कहा जाता है। भेद है थोड़ा बहुत चल करके। तो इस कथा से पता चलता है कि बुद्धिमान लोग समस्याओं को अपना मित्र मानते हैं, इसलिए बुद्धिमान लोग समस्याओं से कभी घबराते नहीं हैं। यही कारण है कि बुद्धिमानों के करीब समस्याएं कभी आती भी नहीं है। इस प्रकार यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस कहानी को, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और आपने वर्तमान में इस वीडियो को देखने और सुनने में जो अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।